जी नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और आज के सेशन में मैं आपको ये तरीका जो आपको मिला है, ये केवल इस तरीके से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे थे सर उस तरह से क्यों नहीं आते हैं, केवल बुक क्यों रहती है। तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं दिखाई पड़ जाऊंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। साथियों, जो चैनल पे आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले, महीने भर नहीं हुए सही से, 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, अभी से चैनल पे आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है, जिससे लगातार संख्या बढ़ती जा रही सब्सक्राइबर, यानी आप कहेंगे नए नए विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, आपके लिए जो प्रयास बनाया गया है, यानी आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है, जो भी आपकी एग्जाम के लिए हर संभव सहायता मेरे द्वारा हो सकती है, मैं अव्यवस्थाओं में आपके सामने प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जैसा स्नेह आपका मिल रहा है वैसे ही और स्नेह आपका मिलता रहे, यही अभिलाषा है मन की, कि आपका साथ ऐसे मिलता रहे। क्यों? क्योंकि और नए से नए विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते रहेंगे तो एक और उत्साह अपने साथ चलता रहेगा। दूसरी, पुराने विद्यार्थियों में जो पहले दिन वाले सेशन थे, यानी आप कहेंगे जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी जो वीडियोस हमने स्टार्ट किए हैं, चाहे करंट के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, जो पहले दिन जो पहले दिन आप कहेंगे जो व्यूवर्स पहले दिन से जो आप में से साथी इकट्ठा थे हमारे साथ में शुरुआत में थे, मैं चाहूंगा कि हर दिन वाले वीडियो, यानी जो जितने सेशन आपके आए, आप लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में देखिए, लेकिन कुल मिला के आप रेगुलर रहिए। क्यों? उससे ये होगा उससे ये चीजें हो सकती हैं कि मैं ये जानता रहूंगा कि हाँ आपने क्या किया है, आपने उस वीडियो को देखा, यानी उस वाली जानकारी से आप लोग भलीभूत वाकिफ हो चुके होंगे, आपने अपने टॉपिक को कवर किया होगा अपने बुक से भी। ठीक बात है ना साथियों? ऐसे ही आपका स्नेह बनता रहे, सारे सेशंस को आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे लिए जरा सा भी आप चिंतित मत हुआ करिए। क्यों? क्योंकि सब ईश्वरीय वरदान है और ईश्वरीय लेकर के इम्तहान सब मंगल में करता है। देखे कहाँ है जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना? मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपने इतना सहयोग किया, ऐसे सहयोग आप कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से मैं कल वाले, यानी बीते वाले दिन, जो पिछले वाले सेशन में, यानी कल जो हमने टॉपिक रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस वाले सेशन में जो साथी उपस्थित थे वे भी उत्तर देंगे मेरे पूछे जाने वाले प्रश्नों का। बाकी जो नए विद्यार्थी हैं वो भी इसका उत्तर देंगे, जिससे आपको ये भी ध्यान हो पाएगा कि जो पिछले दिन आप रिवीजन कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ भी रही हैं, मन आपका लग रहा है, या केवल आप नाम मात्र के लिए आप सेशन टाइम पास करने के लिए उपस्थित होते हैं। चलिए पूछते हैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यानी आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पूर्व नाम, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले क्या हुआ करता था, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए सारे लोग इसका उत्तर दीजिए, तुरंत लिखिए आप लोग। बहुत बढ़िया। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आप कह रहे हैं पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। अब आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा गया है, ये किसकी मांग पर, यानी आप कहेंगे इसका सुझाव किसने दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम रख दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वाला उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए भाई इसका। चलिए बहुत बढ़िया। यानी आपने कहा सर दादा भाई नौरोजी नाम के व्यक्ति हैं, इन्हीं के विषय में और इन्हीं के नाम से आप कहेंगे, इन्होंने ही 1885 में सुझाव दिया था क्या करने का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखने का बात किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन मैंने कल क्वेश्चन में आपसे पूछा था, लास्ट में मैंने पूछा था 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष की भूमिका में कौन थे। आप सारे लोगों ने उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में, कुछ ने दिया था भाई, सबका मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे अलका वर्मा ने दिया था नाम उत्तर, ऐसे और कई विद्यार्थी, मुझे लगता है किसी ने नहीं दिया था, एक दो नाम ऐसे हैं, अबू और अलका वर्मा, इन्हीं दो लोगों ने नाम दिया था। तो उसका उत्तर रहीमतुल्ला सयानी जी का है। और ये रहीमतुल्ला सयानी, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ये 1896 वाला, और इसी के विषय में ऐसे है, इसमें वंदे मातरम भी गाया गया था। व्याख्या ये थी इसकी कि ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हो रहे हैं, यानी ऐसे मुस्लिम व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, उस क्रम में दूसरे व्यक्ति हैं, यानी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। ठीक बात है ना? अच्छा, वर्तमान समय में अगर पूछा जाए, यानी आज की भूमिका अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो आप सारे लोग जानते रहिए सर इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक बात है ना? चलिए आते हैं हम आज के सेशन पर।
उससे पहले मैंने आशा की है, मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ टॉपिक आप लोगों ने कवर किया होगा खूब मन लगा के। मैं फिर कह रहा हूं, आज भी आप अपने पास लूसेंट पब्लिकेशन की बुक हो या आपके पास आपकी कोचिंग का नोट्स हो तो आप उसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आपको करना यह है कि मैं यहाँ नामों को जिनको बोलता चलूंगा आपको उन नामों को टिक करते चलना है। या तो ऐसे करिए और या तो आप एक पेज और कॉपी लेकर बैठिए, यानी पेज और पेन लेकर बैठिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते जाएं उनको आप नोट करते चलिए। स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को, ठीक बात है ना। चलिए, लिखा हुआ है आज का सेशन है कांग्रेस में गरम और नरम दल के विषय में, ठीक बात है ना। यानी आप सब जानते हैं उदारवादी नेताओं में आप कहेंगे भारत में गांधी जी, गोखले जी, इन लोगों का नाम आता है। लेकिन जबकि आप कहेंगे भारत में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कैसे रहे हैं, जो उग्र विचारधारा वाले रहे हैं, ठीक बात है ना। यानी आप कहेंगे भारत में, चलिए व्याख्या हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कुछ देर आप लोग वन लाइनर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। लिखा भारत में, ये लिखा हो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व, देखिए इटली अबिसिनिया युद्ध, ये आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यूपी पीसीएस स्तर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि 1899 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के द्वारा चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, किंतु इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? 1905 में जापान की रूस पर जो विजय हुई, इसी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? भारत के ऊपर, ठीक बात है ना। अच्छा, अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा है भारत में अगर बात की जाए, यहाँ यानी इसने इस मिथ्या को तोड़ दिया, यानी जब जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की तो इस भ्रम को इसने तोड़ दिया कि गोरी जाति के लोग जो हैं वो अजेय हैं, मतलब उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। यानी कांग्रेस के नरम दल के नेता जो थे उनके आंदोलन के प्रमुख होते, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अब देखिए यहाँ जो जो पॉइंट है इसे आप एक ध्यान करे रहेंगे, तभी आगे जब क्वेश्चन आंसर पे आप आएंगे तो वहाँ सारे उत्तर आप दे ले जाएंगे। इस तरह से आप देख के चलेंगे तो ठीक बात है ना। कल वाले सेशन में कुछ लोग चाह भी रहे थे सर क्वेश्चन का उत्तर हम दे पाएं, उत्तर न दिखाई पड़े, तो इसी वजह से मैंने ये व्यवस्था बनाई कि उससे पहले आप एक बार रिवीजन करे रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये कह रहा है राज वाम बंध आंदोलन जो है इस प्रकार की पद्धति को मानने वाले थे भारत में जो नरम दल के व्यक्ति थे। देखिए यहां पर लिखा हुआ अर्थात प्रशासन में भारतीयों की केवल भागीदारी को ये लोग मांग करते थे। दूसरा, एक सेकंड भाई, लगातार ऐसे आप लोग बने रहिए। चलिए, दूसरी चीज ये मांग कर रहे थे, यानी पहली चीज ये भारतीयों की भागीदारी की मांग कर रहे थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो जाए, और दूसरा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। यही दो चीजें चाहते थे कौन लोग? नरम दल के लोग। जबकि गरम दल के लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे, इनकी मांगे थी अनुकूल प्रविघटन, यानी आप करें पद्धति, यानी आप करें ये पूरी तरीके से हम क्या करें, पूरी तरीके से हमारा राज्य हो, स्वराज की बात करते थे। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, ठीक बात है ना। इसी में दोनों पंथ अलग हो जा रहे हैं, गरम दल और नरम दल। वनडे एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो आप सारे लोग जाने रहिएगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, ठीक बात है ना। आगे लिखा हुआ है उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और व्योमेश चंद बनर्जी, ऐसे तमाम लोगों का नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम है, ये सब लोग शहरी वर्ग से आते थे, यानी आप कहेंगे ये सब थे शहरों से संबंधित थे। इस काल की में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े महान, जनसाधारण का कोई, अब आप समझिए इससे मेन ये था कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उसके काफ़ी वर्षों तक ऐसी भूमिका रही है कि इसमें जनसामान्य की भूमिका नहीं रह रही है। इसमें जितने लोग हो रहे हैं सब बड़े बड़े पद हो रहे हैं, और बड़े बड़े पद हैं तो उनको ज़्यादातर उनको लोलुपता भी उनकी कैसी है कि ब्रिटिश सरकार से उपाधियां उनको मिल जा रही है और कुछ सुविधाएं मिल जा रही, बड़े बड़े पद मिल जा रहे हैं, तो उसी में वो लोग संतुष्ट हैं। आगे इसमें फिरोज शाह मेहता का स्टेटमेंट है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें, ठीक बात है ना। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे संबंध, आप अभी देखिएगा, अब इसके बाद मैं जो करूंगा बहुत व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, मैं सारे मेन पॉइंट को एक बार में पढ़ता चलूंगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आ रहा है, इनको याद कर रहिएगा, कुछ देर बाद पूछा जाएगा, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक बात है ना। ये अगला आते हैं गोखले
गोखले एक विषम कह रहा है, गोखले जी जो है 1889 में कह रहे हैं राजनीतिक में भाग ले रहे हैं, ठीक बात है ना। बाकी इनको वेल्बी आयोग के समूह साक्ष्य पेश करने के लिए 1897 में इन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए, ठीक बात है ना, नियुक्त किया गया था। अगले पे आते हैं, यहां लिखा हुआ है कुछ अगली बात, लिखा हो 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसी के बाद आप देखे होंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज क्या चाहते, देखिए यहाँ व्याख्या पे आएंगे आप लोग। उग्रवादी विचारधारा में लाल बाल पाल का नाम आता है, तिलक जी का, लाजपत राय जी का और विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष, इन चार नेताओं का नाम आता है। ये लोग उग्रवादी विचारधाराओं में, अब कहेंगे जन्म जन्म आप कहेंगे उग्रवादी विचारधाराओं का जो जन्म हो रहा है इन्हीं नेताओं से हो रहा है, ठीक बात है ना। अगला, इनमें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे में अपनी अंदर अपनी मांग मनवाने का कोई विश्वास इनके अंदर नहीं था, यानी इनकी ये भूमिका नहीं थी, इनका मतलब था बस स्वराज हमारा होना चाहिए। नीचे आते हैं हम लोग इनका मामला क्या था, ये लोग चाहते थे कि स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, ना कि इस तरीके से कि उसके अंतर्गत हम लोग काम करें। देखिए लाला लाजपत राय, इनका पॉइंट याद करेगा, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक बात है ना। लाला लाजपत राय, यहाँ पर पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है और पूरे पंजाब का इन्होंने प्रतिनिधि किया। जबकि यहाँ लाल बाल पाल का नाम याद कर रहिएगा, ये लोग उग्रवादी दल से जुड़े हुए थे। यहाँ आते हैं अगले पे व्याख्या पे, ये देखिए, अब देखिए अगला, ये पॉइंट याद कर रहिएगा, नाम है किसका, साइमन कमीशन 1928। लिखा है कि इसके विषय में 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, लाला लाजपत राय जी की। ये लाला लाजपत राय के विषय में कहा गया है कि इटली के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, इटली के राष्ट्रपति पिता भी हैं मैजनी, उन्हीं से प्रभावित थे। अब देखिए उनकी रचना, मैजनी की रचना जो है, लिखा है ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उर्दू में भी इन्होंने अनुवाद किया, ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। यहाँ लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे, बंगाल में जो विभाजन हुआ उस समय स्वदेशी आंदोलन जो चला उसके प्रमुख नेता थे, यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए ये इतने पॉइंट आप, मुझे लगता है एक बार में इतने पॉइंट आप एक बार में लाला लाजपत राय से जोड़ सकते हैं, ठीक बात है ना। आते हैं अगले, देखिए अगले पे, अब देखिए यहाँ नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है एक नाम जिसका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। अब ये वैलेंटाइन चिरोल नाम के व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं किसको, लाल बहादुर, इनको बाल गंगाधर तिलक जी को कह रहे हैं कि ये भारत में अशांति के जन्मदाता कहे जाते, कहा इन्होंने, ठीक बात है ना। अब इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुकदमा भी लड़ा, मानहानि का गए मुकदमा लड़ डाले लंदन में अपने बाल गंगाधर तिलक जी, भले वो हार गए लेकिन फिर यह परिणाम सकारात्मक रहा। एक विद्वान का नाम आ रहा है अंग्रेजी के मैक्स मूलर का, उन्होंने क्या किया, इनको जब सजा हो रही है 6 वर्ष की कारावास की, तो इस समय ये दया की मांग कर रहे हैं, कौन, मैक्स मूलर, कह रहे हैं कि ये संस्कृत के विद्वान है, इस तरीके से मेरी इन पे दिलचस्पी है। 1908 में तिलक जी को कह रहा है, केसरी में इनकी पत्रिका मराठा और केसरी आप सारे लोग जानते हैं, उसमें क्या हुआ कि उसमें प्रकाशित लेखों पर इन्होंने इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इन पर 6 साल की कारावास करके और इनको कौन जेल में भेजा। पूछा गया क्वेश्चन है कि लाला उनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक को कारावास की सजा मांडले जेल के लिए भेज दिया गया था 6 साल के लिए, ठीक बात है ना। अब देखिए इससे 4-5 पॉइंट आपको मिला क्या, वैलेंटाइन चिरोल का नाम, मैक्स मूलर का नाम, केसरी पत्रिका, ये देखिए केसरी पत्रिका का भी नाम मिल गया आपको, और आप कहेंगे मांडले जेल का भी नाम याद हो गया, ठीक बात है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अब देखिए विरोध हो रहा है कपड़ा मिल वाले, देश की पहली राजनीतिक हड़ताल, देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश की पहली राजनीतिक हड़ताल स्टार्ट कर दी, किसके जेल जाने पर, तो बाल गंगाधर तिलक जी के, ठीक बात है ना, लोकमान्य जी के। अब देखिए मांडले जेल की बात आ रही और गीता रहस्य, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक थी, तो गीता रहस्य पुस्तक थी किसकी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई थी, और कहाँ पर लिखी गई थी, मांडले जेल में। कई बार आप देखेंगे तो पूछ लेता है किससे, यानी तमाम क्रांतिकारियों से पूछ लेता है कि इस जेल में रह कर के कौन सी लिखे, जेल में लेकर गांधी जी ने कौन सी लिखी, जेल में रहकर लोकमान्य जी ने कौन सी लिखी, ठीक बात है ना। अलग अलग क्वेश्चन। यहाँ देखिए इन्होंने कार्यक्रम क्या स्टार्ट किया, इन्होंने शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में और गणपति पर्व, जो आज समय में आप लोग गणपति महोत्सव मनाते हैं, ये इन्हीं का देन है। और ये क्या है, ये तिलक जी लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदूवादी या ऐसा कुछ कट्टर विचारधारा था, इस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने इस वजह से स्टार्ट किया था ताकि लोगों में राज सेवा की भावना जगे, ठीक बात है ना। अब देखिए इस वाले पेज से आपने देखा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपने जोड़ लिया है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी महोत्सव गणपति महोत्सव का आरंभ किसने किया, मांडले जेल में, यानी पूछा जा सकता है तिलक जी को किस जेल की यात्रा करनी पड़ी, तो मांडले जेल।
ठीक बात है ना। और भारत में पहली बार राजनीतिक हड़ताल किसके द्वारा हुई? तो बंबई के कपड़ा मिल मजदूर। और कारण क्या था? वो था। और गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो तिलक जी की है। आते हैं नीचे, ये लिखा हुआ है व्याख्या, मजेदार व्याख्या है, ध्यान करना चाहिए आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तिलक जी की हो गई। ये तिलक जी के विषय में है। और आगे लिखा है इनकी अर्थी को महात्मा गांधी जी ने, शौकत अली जी ने, सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया था? उठाया था, यानी कांधा दिया था। जबकि शोक गीत पढ़ा था हसरत मोहानी ने। आप सोचिए, ऐसे सकारात्मक नेता जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने आप कहेंगे तमाम प्रकार के उत्सव आयोजित किए, लेकिन कारण यह है तब भी मुस्लिमों के विषय में आपस में इतना ज़्यादा प्रेम। तो आप कहेंगे पहले सांप्रदायिक नेता नहीं थे, यानी एक प्रकार के राष्ट्रवादी नेता थे। सांप्रदायिकता को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया था। अब देखिए, ये इतने पॉइंट तो आपके कवर हो गए, किससे? मेन हाईलाइटेड पॉइंट हो गए जो इस चैप्टर से आपके दिए हुए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके विषय में? अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन आंसर पे। ठीक बात है ना। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन का उत्तर आपको न दिखाई पड़े। अब इतनी देर आप लोग मेरे साथ पढ़े हैं तो मुझे लगता है सारे लोग उत्तर दे जाएंगे। बस मैं चाहूंगा आपसे ये, आप सभी साथी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक बात है ना। बहुत जल्दी ऐसा होगा, 2 ही 1 दिन में हम ना, और उसके बाद में हम लोग 1400 परिवार, यानी अपने यूट्यूब परिवार पर 1400 सदस्य हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक बात है ना, 1 ही 2 दिन में। तो ऐसे ही आपका प्रेम बनता रहे। मैंने कहा फिर धैर्यता के साथ आपका सकारात्मकता बनी रहना चाहिए क्वेश्चन आंसर देने में, उत्तर देने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अब देखिए, जिन्होंने पढ़ा होगा वो सब उत्तर दे ले जाएंगे। दिया है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? ठीक बात है ना। 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। अब आपसे पूछ रहा है किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? ठीक बात है ना, गांधी जी के पदार्पण से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को। तो मुझे लगता है आप सारे लोग उसका उत्तर दे जाएंगे। तो आप इसका उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? केवल 1 2 3, केवल 1 2 3, और केवल 3 और 4, केवल 1 2 3 4। उत्तर दीजिएगा सारे लोग, सारे लोग उत्तर दीजिएगा, जल्दी उत्तर दीजिए भाई। चलिए आते हैं हम व्याख्या पे। आपने उत्तर दिया होगा, इसका उत्तर डी वाला कह रहा है, यानी 1 2 3 4 जो हैं इसके चारों उत्तर हो रहे हैं सही। अंत में आते हैं, देखिए व्याख्या तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं व्याख्या बहुत समय अब नहीं दूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? असहयोग, अनुकूल प्रविघटन, राज वामबंध्य आंदोलन या अविधेयक? उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, आज में उत्तर नहीं दिख पाएगा आपको। आज केवल प्रश्नोत्तरी जैसा आप चाहते थे वैसा ही करने का प्रयास किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड। जितने लोग दे रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन, मैंने फिर कहा आपसे, जो लोग मन लगा के पढ़े होंगे इतनी देर तक, जाहिर सी बात वो इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अगले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका व्याख्या यही दिया गया, राज वाम बंध्य आंदोलन के रूप में यही इनकी पद्धति थी नरम दल के नेताओं की। अच्छा, ठीक बात है ना। अच्छा, अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म दल और नरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग इससे पहले वाली व्याख्या को सुने रहे होंगे, वन लाइनर्स को, वो सारे लोग इसका उत्तर शौक से दे जा रहे हैं कि सर ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन हुआ करजन के समय में, तो उसी का परिणाम, यानी आप करें उसी से नाराज होकर के। ठीक बात है ना। यहां देखिए व्याख्या में, देखिए यहां लिखा है, ये लोग क्या चाहते थे? यहां देखिए, गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही नहीं सीमित रखना चाहते थे, बल्कि अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल माल का बहिष्कार नहीं करना चाहते विदेशी का, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। ठीक बात है ना। जबकि नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक बात है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे लोग तैयार है, बहुत रोचक सेशन आज का रहने वाला है। मेरे साथ लगातार आप लोग बने रहिएगा। अगर आप हिम्मत हार गए तो मैं फिर कह रहा हूं, आकर इतना
पास फिरे वो सच्चा अशूर नहीं है। आपने अगर एक बार वीडियो को प्ले किया है और उसके बाद अगर आप चले जा रहे हैं तो आकर इतना पास फिरे, तब आप सच्चे शूर नहीं है, यानी सच्चे बहादुर आप नहीं है। और फिर मैं पूछूंगा कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर रही है। आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे, लिखा अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, या पंजाब से। उत्तर दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग पढ़े होंगे पिछला वाला अभी कुछ देर पहले व्याख्या में, वो सारे लोग तड़तड़ा के इसका उत्तर दे जाएंगे। जल्दी दीजिए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा सर शहरी क्षेत्रों से आते थे। जितने नरमपंथी नेता थे वो सब शहरी क्षेत्रों से लगभग आते थे। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। देखिए व्याख्या इसकी बी वाली, शहरी क्षेत्रों से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ एक सेकेंड भाई, अगले क्वेश्चन पे, यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? एस.एन. बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, अरविंद घोष ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए इसमें आप देखिएगा जितने हैं, कौन नरम दल का है कौन गरम दल का है, ये जान जाएंगे तो सारे लोग उत्तर लगा देंगे। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। जो लोग इसका उत्तर दे रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन अरविंद घोष का। आप जानते हैं लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष ही थे, और अरविंद घोष बंगाल से जुड़े व्यक्ति। स्वदेशी आंदोलन सबसे ज़्यादा इन्होंने सक्रिय की प्रमुख भूमिका निभाई किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। किन्होंने? अरविंद घोष ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है ढेर सारी, लेकिन आपके काम की उतनी नहीं, आप केवल इतना जानिए। यहाँ लिखिए एक क्वेश्चन। अच्छा मैंने क्या कह दिया? मैंने अरविंद घोष कह दिया क्या? एक सेकंड, ये अरविंद घोष नहीं होगा, यहाँ दादा भाई नौरोजी का नाम होगा। ठीक बात है ना। इस पे आते हैं व्याख्या पे, डी वाले पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक नाम, एक सेकंड, यहाँ लिखा है दादा भाई। यहाँ देखिए स्वशासन और स्वराज की मांग की बात देखिए 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी गई। उसके बाद कह रहे हैं 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, अध्यक्षीय भाषण में, उसमें स्वराज की मांग रखी गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता था, तो 1906 वाला याद करे रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस पूछा जाता है किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। तो ये हो जाएगा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक बात है ना। जबकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा। बहुत बहादुर जितने साथी देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभू, नंदनी, ब्रजेश जी, भूमिका पंडित, और बाकी अलका वर्मा, साक्षी तिवारी साक्षी वर्मा, जितने भी लोग देख रहे हैं, मनीष जी, विकास चौरसिया जी, दिव्यांशु जी, सारे लोग मैं कह रहा हूं शिद्दत से लगातार मन लगाए रहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका उत्तर देखिए दे पाते हैं आप लोग। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उत्तर में पूछ रहा है कौन उग्रपंथी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी नहीं थे, मदन लाल धिंगरा, गोपाल कृष्ण गोखले, या ऊधम सिंह। तो कौन उग्रपंथी नहीं था? सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी तिलक जी के विषय में भाई ना। तिलक जी तो ही नहीं थे उग्रपंथी। क्या लिखा है? उग्रपंथी नहीं था पूछ रहा है। तो उग्रपंथी आपकी मदन लाल धिंगरा भी थे, ऊधम सिंह भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक बात है ना। जबकि कौन नहीं थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी यानी नरमपंथी थे, उग्रपंथी नहीं थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये व्याख्या बुझौआ लिखी है वही है, लेकिन आप जानते हैं इसको सब। अगले पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन उग्रवाद राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं रहा? यानी उग्र राष्ट्रवाद, गरम दल की बात कर रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक जी, या लाला लाजपत राय जी। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। जो लोग उत्तर दे रहे हैं इसका उत्तर सर यही वाला गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे, यही नरम दल से थे। अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। सारे लोग इसका उत्तर दे रहा है ना सर, गोखले जी होंगे, बाकी सारे लोग तो उग्र राष्ट्रवादी थे। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ नहीं दिया है, धराते। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि तिलक जी ने, कि सरदार भगत सिंह जी ने? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करिए, जल्दबाजी मत किया करिए। मैंने कहा उत्तर देने से ज़्यादा जरूरी आपका ये है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ठीक बात है ना, क्योंकि उत्तर तो आप हो सकता है चट से आप दे दें जल्दी से, लेकिन अगर प्रश्न को आपने नहीं पढ़ा है तो वही स्थिति आपकी होगी जैसे इससे पहले आप करते रहे हैं। तो किताब का और ये बाकी चीज़ों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ठीक बात है ना। मैंने कहा अगर आपके पास घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, पूर्वावलोकन अगर आपके पास इतिहास का है, तो आप सारे लोग इसको देखने के बाद में आप अपनी बुक जरूर पलटे रहा करिए, या साथ में आप बुक पलटे रहिए। तो इससे लाभ ये होगा कि आप उस पर टिक करते चल देंगे क्या कमी है आपकी। ठीक बात है ना, नहीं बाद में ये भी नहीं पता चलता है किस क्वेश्चन में हमें कमी थी, या तो आप बाद में वीडियो को देखें। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिलक जी ने ही कहा था कि कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था इन्होंने। अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा था भीख मांगने वाली संस्था? ठीक बात है ना। बीसी पाल ने, अरविंद घोष ने, या तिलक जी ने? किसने कहा था कांग्रेस एक प्रकार की भीख मांगने वाली संस्था है? उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने फिर कहा आज उत्तर नहीं दिख रहा है। ठीक बात है ना, आज आपकी बहादुरी मानी जाएगी। जो लोग उत्तर दे जाएंगे बहुत बहादुर। लास्ट में आप सबको लिखना है कि जितने क्वेश्चन थे कितने में से कितना आपका सही निकला। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आते हैं उत्तर पे। देखिए ए वाला ऑप्शन, इसमें बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल का नाम लिखा हुआ है। जिसने उत्तर दिया है सर बिपिन चंद्र पाल, एकदम राइट उत्तर दिया। उन्होंने कहा था कांग्रेस एक प्रकार की भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये अगला क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं यहाँ लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष किसने लगाया था? जिन्ना ने, तिलक जी ने, कि बोस जी ने, कि एनी बेसेंट जी ने? उत्तर दीजिएगा। किसने कहा था अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने इसका उत्तर दिया है सर यही तिलक वाला सर जी वाला, क्योंकि कुछ देर पहले भी आपने कहा था तिलक जी के विषय में, तो यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, नौरोजी जी, गोखले जी, या फिर एस.एन. बनर्जी जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा। आज उत्तर दिख नहीं रहा है, मैंने कहा आज आपकी धैर्यता देखनी है। आज तो उत्तर भी नहीं दिख रहा है। अब बताइए कितना हो जाएगा सही। बल्कि यही नहीं, अभी अपने साथियों को भी बुलाइए, तो इससे ये रहेगा आप अपने साथ वालों का भी तैयारी कर सकते हैं ना अभी कुछ, क्योंकि आपके पास बात ही करने के लिए रहती है। साथियों से पूछने के लिए आपके पास प्रश्न होने चाहिए, लेकिन कहाँ? जब साथ में बैठ के आप पढ़ेंगे तब तो, जब साथ में बैठ के दुलराएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, दुनिया की राजनीति करेंगे, तो कहाँ सो सकता है भैया। चलो जल्दी बताओ। उत्तर बताइए, कांग्रेस के गर्म दल के संबंधित कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? गर्म दल से पूछ रहा है, तो गर्म दल से संबंधित था तो कौन? अरविंद घोष जी थे गरम दल से। बाकी सारे लोग तो ये नरम दल वाले थे, नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के, कि लाला लाजपत राय जी के, या फिर महात्मा गांधी के? किसके नेतृत्व में कांग्रेस की याचना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाना चाहिए बी वाला ऑप्शन, तिलक जी का नाम। देखिए बी वाला ही सही बता रहा है, जितने लोग बताए हैं उत्तर बी वाला एकदम राइट बताएं। तो ये 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आते हैं इधर, ये तो हो गया था। चलिए आते हैं अगले पे, 12वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ एक व्याख्या जानते रहिएगा। एक व्यक्ति का नाम, यहाँ देखिए, एक व्यक्ति का नाम जानते रहिएगा। एक सेकंड, एक व्यक्ति का नाम जानते रहिए। 1908 में मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारा जा रहा है, 39 लोगों को करेक्ट किया है, उसमें अरविंद घोष का। अरविंद घोष एक व्यक्ति हैं जो बाद में लिख रहे हैं, एक पत्रिका निकाल रहे हैं जिसका नाम है, पुस्तक लिख रहे हैं जिसका नाम है वंदे मातरम। एक है वंदे मातरम नारा अपने अपने यहाँ का राष्ट्रीय गीत, जबकि एक वंदे मातरम नाम का जो है, वंदे मातरम का जो पुस्तक है, ये जुड़ी हुई किससे? ये अरविंद घोष जी से जुड़ी हुई है। बाद में ये आपके कहेंगे 1 साल की सजा के बाद में ये हो गए थे, वो सन्यासी हो गए थे। आते हैं अगले पे। लिखा हुआ, निम्न में से कौन एक उग्रवादी था? उत्तर दीजिएगा। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी दीजिए, कौन उग्रवादी था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, सारे लोग इसका उत्तर दे जा रहे हैं। सर इसका उत्तर, 1 सेकेंड भाई, अरे राम जी, एक सेकंड भाई।
चलिए, तो प्रश्न था आपका कौन सा कि इसमें से कौन उग्रवादी नेता था, तो आपसे सारे लोगों ने उसका उत्तर दे दिया सर उग्रवादी हो गए केवल बिपिन चंद्र पाल, बाकी लोग कैसे हैं, नरम दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगले पे आते, लिखा हुआ है निम्न में से कौन लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, गैरीबॉल्डी को, दादा भाई नौरोजी को, विवेकानंद या मैजनी को। पूछ रहा है लाला लाजपत राय जी जो पंजाब केसरी कहे जाते हैं, शेरे पंजाब, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो उत्तर दीजिएगा आप लोग सारे लोग इसका, जल्दी दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करा पाएं, ताकि अगले दिन जो मिले वो नए टॉपिक के साथ मिले। ठीक बात ना, आज के क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएं। 1 2, चलिए उत्तर इसका सारे लोग बता रहे हैं कौन सा। याद होगा आपको, इटली के राष्ट्रपिता मैजनी का नाम आप लोग जानते हैं, इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु मानने कौन, लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ पर इनकी रचना भी याद करे रहिएगा, ये आपको अगर आरओ यारो के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पूछा जा सकता है। द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसी का उर्दू में अनुवाद किया था किसने, यानी मैजनी की जो पुस्तक थी, ये राष्ट्रपिता थे इटली के क्रांतिकारी, यानी इटली के राष्ट्रपिता, उनका नाम मैजनी, ये लाला लाजपत राय जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु। अगले पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए, फिर वही क्वेश्चन है क्या ये यदि नहीं, इसको नहीं पूछेंगे, अगले पे आइए। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में राष्ट्रीय लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तिलक जी को, गोखले जी को, नौरोजी जी को या रानाडे जी को। सारे लोग उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड, सारे लोग इसका उत्तर देंगे। सर तिलक नाम अगर आपको कहीं देखा है तो आप जान जाइएगा कि कैसे थे, नरम दल से नहीं, यानी कि कौन थे दल से थे, गरम दल से थे। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे सभा व केंद्रीय सभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। उत्तर दीजिएगा। 1 2 अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल जी या फिर मोतीलाल नेहरू जी। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं कौन सा, जल्दी बताइए। तो मैजनी का अगर नाम आए तो आप तुरंत जान जाइए सर मैजनी राजनीतिक गुरु थे किसके, तो ये थे लाला लाजपत राय जी के। इन्हीं की पुस्तकों का उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, जबकि शिवाजी और कृष्ण जी की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी। तो याद करे रहिएगा लाला लाजपत राय का नाम। तो ये हो गया। पंजाब केसरी के नाम से जाने जा रहे हैं लाला लाजपत राय, यहाँ देखिए पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय 1907 में 6 महीना के निर्वासन के कुछ समय अमेरिका में भी रहे थे, प्रथम विश्व के दौरान वापस लौटे। आगे देखेंगे इनके विषय में, इतनी ये सब इन्होंने लिखा था। हाँ, ये याद कर रहिएगा, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, अनहैप्पी इंडिया इनकी, और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये 2 पुस्तकें इनकी सबसे मेन याद करे रहिएगा। ठीक बात है ना, ये जिन्होंने लिखी थी किसने, लाला लाजपत राय जी ने। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 1 सेकंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो आप बता चुके हैं। अगले 1 सेकंड भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर ऊधम सिंह। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा शेरे पंजाब के नाम से। चलिए, सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं कौन सा, कि सर इसका उत्तर हो जाना चाहिए सी वाला, यानी जो लोग लाला लाजपत राय बता रहे हैं एकदम राइट उत्तर बता रहे हैं। सोच भी रहे हैं, अगर आप दिमाग में नहीं लिख पाए हैं तो ये मत सोचिए कि सर हम लिख नहीं पाए थे, आप एकदम लिख पाए हैं। ठीक बात है ना। अच्छा हाँ, जो साथी देख रहे हैं और अपनी उपस्थिति अब तक नहीं दर्ज कराएं तो किसी भी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, कोई चिन्ह नहीं भेजिए। ठीक बात है ना, नहीं कुछ भेज रहे हैं तो। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, फिरोज शाह मेहता, नौरोजी जी, गोखले जी या फिर लाला लाजपत राय। पूछ रहा है उदारवादियों, यानी उदारवादियों की बात आ जाए तो आप तुरंत जान जाइएगा नरम दल की बात कर रहा है। तो नरम दल से कौन नहीं जुड़ा था इसमें से। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिए इसका। चलिए उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा भैया क्या, इसका उत्तर हो जाएगा सर ये वाला ऑप्शन, यानी लाला लाजपत राय का नाम हो जाएगा। ये गरम दल के व्यक्ति थे, उदारवादी नहीं थे। अगले क्वेश्चन लिखा है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, लाला लाजपत राय जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। वैसे तो मुझे व्याख्या में ये अभी हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन नया क्वेश्चन है तो आपको बताना है इसका उत्तर, कौन बता ले जाएगा। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था किसने, किसको, यानी आप कहेंगे इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा था, शिक्षित भारतीयों का एक प्रकार का ये राष्ट्रीय मेला। जल्दी दीजिए उसको इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 21 नंबर प्रश्न है ये। मैंने कहा आगे अभी कम से कम 10 प्रश्न और हैं, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा सारे लोग। ठीक बात है ना। चलिए, इसका उत्तर जो लोग दे रहे हैं ए वाला उत्तर, यानी लाला लाजपत राय, वो एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, कौन मध्यमार्गी कौन नहीं था, गोखले जी, एवं
तिलक जी या मालवीय जी? कौन मध्यमार्गी नहीं था? मध्यमार्गी का अर्थ वही हो जाएगा, उदारवादी कहा जा सकता है। तो उत्तर सारे लोग दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो लोग बता रहे हैं सर, यही तिलक जी का नाम, यही एकदम राइट बता रहे हैं कि मध्यमार्गी व्यक्ति नहीं थे लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है स्वदेशी के समर्थक थे कौन? घोष जी, अरविंद घोष, नौरोजी जी, फिरोज शाह मेहता या फिर बोस जी? कौन स्वदेशी के समर्थक थे? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं जितना समय दे रहा हूं उतना आपके लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वन लाइनर भी पढ़ा है इसका, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष जी, यानी लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष का नाम जुड़ रहा है। और स्वदेशी आंदोलन में ये बंगाल से सक्रिय भूमिका रही अरविंद घोष जी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, चलिए यहाँ आइए। लिखा भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? तिलक जी को, बोस जी को, गोखले जी को या फिर गांधी जी को? उत्तर सारे लोग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। किसे अशांति का जनक? तो अशांति का जनक आप सब लोग जानते हैं, तिलक जी को कहा था। किसने इनको कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था इन्हीं को, जिसके विरुद्ध इन्होंने बाद में मानहानि का मुकदमा भी किया था। बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक बात है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा हुआ है भारतीय अशांति के जनक के रूप में फिर पूछ रहा है यही क्वेश्चन कि किसे जाना जाता था। सारे लोग उत्तर दीजिए। जो पिछली बार नहीं बता पाए वो अब की बार बता दें। तो आपको लिखना है भारतीय अशांति का जनक, पूरा लिख देना है भारतीय अशांति का जनक, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूरा हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएंगे एक व्यक्ति जिनका नाम है तिलक जी, ठीक है ना। जबकि कहा किसने था? तो आप सारे लोग नाम याद करे रहेगा, वैलेंटाइन शिरोल का नाम, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, विपिन चंद्र पाल या विलियम जोन्स? किसने कहा था? सारे लोग बताइए भाई, किसने इनके यानी इनकी सजा को कम करने की बात की थी? उत्तर दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर बता रहे हैं। सर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। वेरी गुड। जो लोग बी बता रहे हैं एकदम सही, जो नहीं बता पाए दिमाग में भी उनके है एकदम सही, तो वो ये ना सोचें सर मैं बता नहीं पाया हूं तो गड़बड़ हो गया मेरा, ठीक बात ना। अगले पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन पे लिखा है फिर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक? अब आप सोचिए, एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा रहा है, इसका अर्थ है ये क्वेश्चन आपके लिए विशेष हो जा रहा है, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर वैलेंटाइन शिरोल का नाम सारे लोग सही बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आए। लिखा तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? अब की बार चलिए आप बता दीजिए, मैं फिर इंतजार कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे ही रोचकता आपकी बनी रहे। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही मन लगा रहेगा। जैसे व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं तो और बढ़िया तरीके से सेशन 2 घंटे का हो सकता है, ठीक बात है। हाँ मिक्स्ड क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन आपकी तब तक चीज़ें ठीक हो जाने दीजिए, यहाँ भी व्यवस्थाएं ठीक हो जाने दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? वैलेंटाइन शिरोल का नाम इन्होंने ही कहा था इनको, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे इधर आते हैं। लिखा बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जब जाने जाते हैं तो पुजाने जाने लगे, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, इस वजह से इनको लोकमान्य तिलक कहा गया, लोकमान्य तिलक कहा गया। ये लोकप्रिय नाम से इन्होंने अखबार स्टार्ट किया, इस वजह से इनको कहा गया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, इस वजह से कहा गया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव आरंभ किया, इस वजह से कहा गया। या पूछ रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, किस वजह से इनको कहा जाने लगा लोकमान्य तिलक? सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। देखिए बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम है, जल्दी दीजिए, कौन बता ले जाएगा? वेरी गुड। देखिए सारे लोग अपना अपना सोचना सही है, लेकिन इसका उत्तर अभी देखिएगा क्या मानेगा, मुझे लगता है ई वाला ही मानेगा इसका उत्तर। देखिए ई दे रहा है, यानी ई इस वजह से दे रहा है क्योंकि उसका कोई एक कारण नहीं कि इनको लोकमान्य कहा गया, इनसे कई घटनाएं प्रभावित रही हैं, इस वजह से इनको लोग लोकमान्य कहने लगे इनको, ठीक बात है ना। क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए थे, जितने ऊपर चारों लिखे हैं ये सारे काम इन्होंने किए थे, इस वजह से इनका नाम, इनको 18 महीने की सजा हुई थी जब रैंड मर्डर केस इन्होंने में नाम इनका आया था। तो अगले पे आते हैं। यहाँ अशांति का जनक बार बार देख लें, अशांति का जनक यहाँ भी देख चुके हैं। अगले पाइए, यहाँ लिखा है 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? देखिए ये क्वेश्चन सोचिए पूछा गया किसमें? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। मैंने कुछ देर पहले कहा था इनके विषय में याद कर रहिएगा, 1908 में जब पकड़ा गया था तो किसे? तिलक जी को, लाला लाजपत राय को, विपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष को? कह रहा है 6 साल की सजा की बात कर रहा है, तो 6 साल की सजा के लिए मांडले जेल भेजे गए तो कौन? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 6 क्वेश्चन और हैं मेरे साथ लगातार, मैं कह रहा हूँ बने रहिएगा, मात्र 5 6 प्रश्न और हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलक जी के विषय में। इनको मांडले जेल भेज दिया गया था ना, और मांडले जेल में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कौन सी भैया, गीता रहस्य। बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, बहुत अच्छा, गीता रहस्य याद करे रहिएगा पेपर से पहले, मांडले जेल में लिखी है इन्होंने गीता रहस्य। चलिए अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं व्याख्या। यहाँ अगले क्वेश्चन पे आई, लिखा हुआ है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई। ये क्वेश्चन सोचिए बीपीएससी ने पूछा है, तो इनको कै साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल। अभी कुछ इससे पहले ही हमने व्याख्या पढ़ी उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर 6 साल की सजा इनको मिली और मांडले जेल गए, लेकिन वहां भी शांत नहीं बैठे। और आपको याद होगा पहली बार मजदूरों ने, यानी मजदूर मिलों ने एक प्रकार का आंदोलन स्टार्ट कर दिया था इनके विषय में, याद होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैंने व्याख्या भी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। पूछ रहा बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कथन कह रहा, और कारण कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्या दोनों सही या नहीं सही है। चलिए जो लोग बता लें अच्छी बात है, लेकिन मैं पहला ऑप्शन कथन में गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे ही नहीं, ये भी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा इसका। देखिए डी वाला स्टेटमेंट लिखा, ए गलत है परंतु आर सही है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सांप्रदायिकतावादी थे। इन्होंने उसको जोड़ने के लिए, यानी लोगों को जोड़ने के लिए शिवाजी उत्सव और आप कहेंगे गणपति उत्सव जो स्टार्ट किया था, वो इस वजह से स्टार्ट किया था। इन्होंने मराठा और केसरी नाम के पत्र भी छापे थे। ठीक बात है ना। आते हैं अगले पे, लिखा हुआ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित। पूछ रहा है प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को बताना है कि क्या उग्रवादी विचारधारा चाहती थी, क्या वो झगड़ा करके आप कहेंगे करना चाहती थी, या देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर चाहती थी। चलिए मैं कह रहा हूँ व्याख्यात्मक है, इसका प्रश्न इतनी जल्दी आप लोग समझ नहीं पाए, ध्यान रख सकता है, लेकिन आप इसकी व्याख्या पर सीधे आइए। इसका बी वाला उत्तर, यानी संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर ये चाहते थे कि आक्रामक साधनों से स्वशासन लिया जाए, यही उग्रवादी लोगों का विचार था। ठीक बात है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, लिखा हुआ है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। लिखा हुआ है क्या ये कारण था कि सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था उन पर, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की थी, याद होगा आपको। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति जो थी, इसी वजह से भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो इसका उत्तर सारे लोग बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अब 2 प्रश्न और हैं, 3 प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सारे लोग जानते रहिएगा, जो लोग डी वाला उत्तर दे रहे हैं। इसमें क्या कहा था, यानी ज्यादातर लोग इसमें हिंदूवादी विचारधारा को प्रेरित करते रहे थे, मतलब कह रहे थे। कहने का मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं किसी वजह से कह रहे थे, लेकिन अगर आप बार बार इतिहास की बात करेंगे हिंदुत्व के आधार पर, तो कुछ लोग जाहिर सी बात है नाखुश हो जाएंगे। ठीक बात है ना। तो आप इसकी व्याख्या भी देखेंगे। यहाँ लोगों ने, अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे बस इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इस वजह से भाई कौन मुस्लिम चाहेगा, तो इसी वजह से ऐसा गड़बड़ हुआ। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं महाराष्ट्र में मुस्लिम हिंदू हर धर्म मनाता है, लेकिन आज की स्थिति देख रहे हैं तो आज की स्थिति में हिंदू हिंदू की बात हो गई है यहाँ पे, और क्षेत्रों में जब निकला तो ये तो तिलक जी ने, रानाडे जी ने, पाल जी ने, या फिर घोष जी ने। तो आप सारे लोग इसका उत्तर बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सारे लोग उत्तर दीजिए। अंतिम का दूसरा प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, तिलक जी के विषय में। इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों स्टार्ट किया था, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। रामदास जी ने, शिवाजी ने, रानाडे, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने। जल्दी बताइए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अंतिम का सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके बाद बच रहा है लास्ट क्वेश्चन। चलिए सारे लोग उत्तर बताइए इसका। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा तिलक जी का नाम सही उत्तर आ रहा है। ठीक बात है ना। अगले प्रश्न पे आइए, अंतिम और लास्ट प्रश्न आपको मिलेगा कहां पर, कहां गया कुम,
ये मिल गया भैया। अंतिम प्रश्न और लास्ट ये आपका है सेशन का। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? पूछ रहे हैं शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, या फिर M.A. अंसारी ने। सारे लोग उत्तर दीजिए, किसने इनकी अर्थी उठाई थी? तिलक जी की अर्थी किसने उठाई थी? सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी कुछ देर पहले जिन्होंने व्याख्या सुनी थी, आपको याद होगा, एक व्यक्ति थे शौकत अली, और शौकत अली का नाम याद होगा, शौकत अली, और शौकत अली के साथ में आपको नाम याद होगा महात्मा गांधी का। ठीक बात है ना? यानी महात्मा गांधी का नाम याद होगा, और जबकि एक व्यक्ति और है जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू, याद होगा सैफुद्दीन किचलू का भी नाम। तो ये 3 व्यक्तियों ने क्या की थी? इनकी अर्थी को कांधा दिया था। किसकी? बाल गंगाधर तिलक जी के ने। ठीक बात है ना साथियों? आज के सेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल की भी हम लोगों ने से जुड़े हुए जो प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए गए हैं, ये हमने कवर कर लिया। कल हमने देखा था, कल हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करा था। आपको आज का सेशन मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जो कह रहे थे सर उत्तर दिख जाता है, आज ऐसा नहीं कि आज आपको उत्तर दिखा। क्यों भाई? ऐसे है ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, कलका जी, बाकी कई विद्यार्थी ऐसे, भूमिका पंडित। ठीक बात है ना? तो आज उत्तर नहीं दिया है, दिखा है। बाकी मैं साथियों से आप चाहूँगा कि सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए। ठीक बात है ना? और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। ये मैं बार बार कहता नहीं हूँ, ये करना भी चाहिए आपको, क्योंकि करेंगे तो उसका अलग प्रभाव होता है। ठीक बात है ना? बाकी साथियों मिलते हैं नए सेशन में कल। फिर आपसे बताता हूँ वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना साथियों? मिलते हैं आपको नए सेशन में। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।